थैंक यू वेरी मच। और यहाँ आने का जो सबब है कि जिस तरह का भावनात्मक संबंध है पृथा और श्रीमती स्मृति, उनकी जो बड़ी बहन है, उनके साथ और उस पूरे परिवार के साथ, वो इतना इमोशनल बॉन्ड है कि तबीयत ठीक करनी पड़ी यहाँ पर आने के लिए। भगवान आपकी तबीयत अच्छी रहे। सो आई एम हियर टू प्रमोट एंड सपोर्ट जो भी पृथा और पृथा का परिवार, पृथा के जो पति हैं राजेश, वो हमारे भी म्यूज़िक डायरेक्टर रह चुके हैं, हमारे प्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो दीदी हैं जिनको आपने अभी सुना गाते हुए, ये उनके पैशन, उनकी कलाकारी, उनकी क्रिएटिविटी का नतीजा है, जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पृथा मजूमदार जैसी सिंगर और कलाकार मिली। देखिए, बात ऐसी है कि स्टारडम अपनी जगह के ऊपर है और कलाकारी अपनी जगह के ऊपर है। क्या बात। और हमारा जो देश है उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि कलाकारी और स्टारडम, सफलता और प्रतिभा, टैलेंट एंड सक्सेस हमेशा साथ साथ चलें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बल्कि यहाँ ये देखा गया है कि टैलेंट और सक्सेस अगर किसी एक व्यक्ति में मिल जाते हैं आपको, अभी पिछले साल चली गई ना, टैलेंट भी था और सक्सेस भी थी। अगर लता मंगेशकर या आशा भोसले में अभी एक और बची है, तो हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की जो दो सूर्य हैं, ऐसा नहीं कि सूर्य एक चंद्रा है और एक सन है, एक मून है, नहीं, दोनों प्लेबैक सिंगिंग के सूरज हैं। एक सूरज अस्त हो गया, एक अभी बाकी है। इस साल वो सूर्य 90 साल का हो जाएगा 8 सितंबर को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि टैलेंट भी है और अपार टैलेंट है और अपार सक्सेस है, ये रेयर फिनोमेना है, ये रेयर है, हर एक के अंदर नहीं मिलता है। इन सब बातों को कहने का सबब यही है कि पृथा के अंदर जो टैलेंट है वो हर एक के अंदर नहीं है। ये तो मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छी बात बोली, वाह वाह। आप समझे, उसको जहां होना चाहिए था, ठीक है, नहीं पहुंच पाए। जो बहुत आगे बढ़ गए उन्होंने क्या उखाड़ लिया यार। आप समझे ना। लेकिन इस बच्ची के लिए इतना बोलता हूं, आप अपना स्टारडम सामने से हटाओ अपने अंदर से और फिर अखाड़े में आओ, फिर बात करते हैं। स्टारडम हटाओ ना अपना। मैं अक्सर एक बात जब एड्रेस करता हूँ यंगस्टर्स को, तो बोलता हूँ कि आप तस्वीरें देखते होंगे, फ़ोटो देखते होंगे राजा महाराजाओं की, हाथ में बंदूक है और नीचे एक मरे हुए शेर की लाश पड़ी है, उसके ऊपर टांगें ऊपर करके खड़े हुए हैं। अबे मर्द का बच्चा है तो बंदूक हटा, शेर सामने खड़ा और हम सामने खड़े, फिर आया ना, फिर बात, तब तो समझेंगे मर्द का बच्चा है। वो शेर दहाड़ रहा है, तुमने साला 2 बोर की बंदूक लेके उसको मार दिया और लाश के ऊपर अपनी बहादुरी बता रहे हो। जो मरा हुआ है, जो रिएक्ट नहीं करता है, तो वो कोई बहादुरी नहीं है, उसको मर्दानगी भी नहीं बोलते। बहादुरी वो है कि तुम अपना स्टारडम के जितने भी तमगे हैं उतारो और कलाकार के रूप में सामने आओ, फिर देखेंगे। तो ये बच्ची जो है, इसकी आवाज़ के अंदर ये जो बैठी हुई हैं हमारी बहन, ये आपको ऐसा नहीं है कि वो लोग जो कहते हैं आपको कि मैं गाना सीख रही हूँ, ठीक है,
और मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, एक तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत है। हाँ, आपके अंदर एक कलाकार के कुछ कीटाणु होंगे, जर्म्स होंगे, और एक सही गुरु, सही इंस्टीट्यूशन, सही म्यूजिक डायरेक्टर, सही माहौल, सही ट्रेनिंग उनको कल्टीवेट करके आपको आपकी कलाकारी को निखार देती है। लेकिन आप किसी कूड़ को और गधे को सिंगर नहीं बना सकते हैं। आप मेरी बात समझे? वाह वाह। और अगर कोई ये कहने को तैयार हो तो मैं अपना सारी जिंदगी की जो कमाई है वो सब देने को, अपनी कलाकारी छोड़ने को तैयार हूं कि मैंने एक गधे को कलाकार बना दिया। कोई गधा कलाकार नहीं हो सकता है, वो कलाकार जन्मजात होता है। और सही एटमॉस्फेयर मिलने पर, सही गुरु मिलने पर, सही ट्रेनिंग मिलने पर, सही जगह मिलने के ऊपर उसके अंदर की जो सृजनात्मक, जो क्रिएटिविटी, वो खिल के, उसकी फसल खिल के सामने आ जाती है। तो ध्यान रखे, कोई अगर आपसे कहे मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। मैंने वहाँ बहुत सालों के अंदर बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो, और ये जो फील्ड है स्पेशली फिल्म का जो संगीत है, समय के साथ साथ लोगों का चुनाव, लोगों की लाइकिंग चेंज होती है, और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आज के बच्चे से अगर आप पूछेंगे किसी पुराने ज़माने की सिंगर के बारे में तो शायद वो ना बता पाए। मतलब अभी तो ये हो गया कि मेरे से एक बरसों पहले, इस बात को भी जो मैं बताने जा रहा हूँ 15 साल हो गए हैं, कि एक गाना बज रहा था लता मंगेशकर का, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ठीक है? तो वो अनुराधा ने गा दिया होगा गाना, क्यों नहीं गाएगी? वो तो गाएगी, होते तो यही तो कर करके उसको, उसकी किस्मत उसके साथ है भाई। तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि, और गाना बज रहा था लता मंगेशकर का, तो उसने कहा कि अन्नू जी ये अनुराधा पौडवाल की कॉपी क्यों कर रही है? ये कौन सिंगर है? मैंने कहा लता मंगेशकर। कहने अनुराधा पौडवाल की कॉपी क्यों कर रही है? हाँ भाई ठीक है, उसके नहीं, आपको बाप रे लग रहा है, उसको लग रहा था ये लता मंगेशकर कॉपी क्यों कर रही है, अनुराधा पौडवाल की कॉपी क्यों कर रही है भाई? है आप शब्बी कुर्मा या सोनू निगम को बोल सकते हैं, अरे यार ये मोहम्मद रफ़ी इसकी, इन दोनों की कॉपी क्यों कर रहा है यार, नकलची क्यों बन रहा है? सोनू निगम को देख कितना कमाल का गाता है, मोहम्मद रफ़ी तू क्या कर रहा है? समय की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है, सब कुछ चेंज हो जाता है ना? पहले आपने देखा, पहले की जो हीरोइन थी ना, यही गाने रचते थे ना, वो कहते क्या इतना बढ़िया, मदहोश दिल की धड़कन चुप सी ये तन्हाई। अब वो टाइम जो 90s का गाना है आपका, कितनी खूबसूरत कंपोजिशन है, ताली बजाओ यार। ये तो उसमें थोड़ा सा हीरोइन शर्मा रही है, शर्म उसके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर अच्छी लग रही है, कंपोजिशन उसको सपोर्ट कर रही है। गीत किसने लिखा है? बख्शी, आनंद बख्शी ने लिखा। तो गीत के जो बोल हैं सपोर्ट कर रहे हैं, साहित्य लग रहा है वो, है ना, साहित्य लग रहा है, ऐसा अच्छी कविता लग रही है, और फैंटास्टिक कंपोजिशन है। आपने कभी सुनोगे तो मास्टर, ये गुजरे हुए 20-25 साल की जो बेहतरीन कुछ मतलब नायाब धुनें हैं, जो आप अगले 50 साल बाद सुनोगे तब भी फ्रेश बनी रहेगी, उनमें से एक कंपोजिशन। तो वो जो हीरोइन जो है वो शर्माती हुई अच्छी लग रही है, आप समझ रहे हैं? मदहोश दिल की, ये क्या है, छुप गया चांद, अच्छा लग रही है। लेकिन समय बदल गया है। अब अगर बहन मल्लिका शेरावत शर्माएंगी तो वो कैसे अच्छी लगेगी भाई? उनका काम शर्माना नहीं है। तो शर्म वरम छोड़, खोल। सीधी सिंपल सी बात है। तो समय के साथ साथ, और आप भी बोर हो जाओगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बहन सनी लियोनी और बहन मल्लिका शेरावत, सलामत रहें, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो ऐसा नहीं है, ये है, समय बदल गया है। बल्कि अगर तुम ढकी छुपी रहोगी तो जनता चली जाएगी ना। ना आजकल तो जोक बनने लगे, कहने के यार आजकल तो मतलब किस्मत इतनी ख़राब है, आजकल लक जो है ना इतना ख़राब चल रहा है, बाय गॉड, सपनों में सनी लियोनी भी साड़ी पहन के आती है। तो समय के साथ साथ सारे मूल्य, सारे नज़रिए, आपका सारा परसेप्शन चेंज होने लगता है। सही बात। तो ऐसा नहीं कि आज का गाना ख़राब है, हो सकता है आज के 15 साल के बाद
हमारा जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो कहें कि यार ये कौन सा गाना गा रहे हैं, अभी कौन कौन है आपके जो भी सिंगर है। मैं तो ना फिल्में देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना OTT देखता हूँ, ना समाचार पत्र पढ़ता हूँ, ना न्यूज़ चैनल। तो मैं बहुत बोरिंग किस्म का आदमी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 15 साल के बाद के जो 15 साल बाद बच्चे जो हैं वो शायद आज का गाना उनको लगे ये आउटडेटेड गाना है। आपने सुना नहीं, एक सिक टर्म है, सिक मतलब सिक है, मतलब तबीयत ख़राब है। सर अभी इसका बच्चों का मतलब चेंज हो गया, जो अच्छी चीज़ है, हाउ इज़ दैट, सिक मतलब बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। सही। हाँ, सो ऐसे में इन लोगों ने जतन किया, प्रयास किया और यहाँ पे पहुँचे हैं। आप सब लोगों को इकट्ठा किया। मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे शराब वराब मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी चलो चाय में सेटल करेंगे। लेकिन जो नहीं, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं ना सिगरेट पीता हूँ ना शराब पीता हूँ। लेकिन फिर भी इतना जतन किया है और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको प्रमोट और सपोर्ट करने आए हैं, तो अगर आप लोगों का भी सपोर्ट और प्रमोट मिलेगा तो अच्छा लगेगा कलाकारों को। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, अगर आपको अच्छा लगे, इतना अच्छा गाया है उन्होंने। राजेश रॉय जी कंपोज करते हैं इतना, तो अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी भाई। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जन्म पत्रियाँ सबकी मौजूद हैं, आप पूछ लीजिएगा। बहुत मीठा गाना है और वो जिस तरह के पहले गाने बनते थे, जैसे बरमंदा, सलीला और ये रविंद्र संगीत, उस तरह के वो तो रविंद्र संगीत काफ़ी यूज़ करते थे ना एस डी बर्मन साहब, तो वही इसमें खूबी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में जब संगीत एकदम ही विचित्र रूप ले चुका है, उसमें इन्होंने ये कोशिश की है कि इस तरह की कंपोजिशन और इस तरह का एक पीसफुल गाना सुन के मन को अच्छा लगे, ऐसा गाना दिया है इन लोगों ने। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा भी जन्म कलकत्ता में हुआ है, तो ये बंगाली लोगों में एक इनकी पूरी पर्सनैलिटी में म्यूज़िक होता ही है। वो बहुत ही निकम्मा बंगाली होगा जिसमें म्यूज़िक ना हो। इनके घर में हारमोनियम होता है, तानपुरा होता है, सरस्वती माँ की पूजा होती है, और ये लोग बड़े म्यूज़िक से एकदम जुड़े हुए लोग हैं। और इनके संगीत में मिठास होती है, सबसे बड़ी बात ये इनकी कंपोजिशन का जो तरीका होता है, उसमें आप देखिए कि उसका अंतरास्थाई बड़ा सधा हुआ होता है। ख़ास तौर पे जिनको मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ, जैसे आर डी बर्मन साहब हैं, सलील चौधरी का तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो कमाल विचित्र कंपोज़र थे। तो वही एक खुशबू है इस गाने में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो कि जनता के और कलाकारों के बीच के लोग हैं, उन लोगों को इस चीज़ों को, इस पे रोशनी डालनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का भी लोग काम करते हैं। और आप बिलीव करिए कि मैं तो इनकी सिस्टर का गाना पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तो प्रीथा के साथ बहुत मेरा लंबा एसोसिएशन रहा है। बिल्कुल। इसको प्रीथा को एक गाना गवाया था हमने, और वो गाना ये ऐसा गा के चली गई थी कि उसके बाद डायरेक्टर ने और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, इसको आप डब कर लीजिए, ये है फलाना ढिकाना है। फिल्म इंडस्ट्री में 100 किस्म की खिंचाव तनाव चलते हैं, आपको पता है। तो वो गाना गवाया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। वो सिंगर बहुत बड़ी है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो रस भी नहीं आया, वो गाना भी नहीं आया। और फिर वो बस वो एक ऐसा मन खट्टा हो गया था वो गाने से। और एक गाना मैंने बहुत कोशिश की है कि प्रीथा की गाड़ी पटरी में आ जाए, कि बहुत डिज़र्विंग लड़की है, बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग लड़की है, और बहुत अच्छे फैमिली की है ये। इनके पिताजी बहुत मैंने सुना है बहुत बड़े आदमी हैं। तो इसको एक गाना गवाया था मैंने, मोहब्बतें एक पिक्चर आई थी हमारी, तो उसमें टाइटल सॉन्ग नहीं था, उसमें एक अजीब सा था, तो एक एकदम फुल फ्लेज टाइटल गाना बनाया था। तो इसी को याद ज़्यादा है। मैं थोड़ा आपको मुखड़ा सुनाता हूँ, बोलने का काम देखिए ये है। और बहुत बड़े इनको तबले की बहुत जानकारी है, इनको राग रागनी की बहुत जानकारी है, और म्यूज़िक की बहुत समझ है। और बहुत जो बात कही वो सारा कुछ इसमें निचोड़ दे दिया। हम तो सिर्फ उसको
हल्का फुल्का कर रहे हैं। तो एक गाना था वो, राज़े दिल जब ज़ुबां से खुलने लगे, जब सुकून धड़कनों को मिलने लगे, तब नज़र से उनकी नज़र को मिलने लगे राहतें। यही है मोहब्बतें, 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 मोहब्बतें। तो ये गाना इतना अच्छा लगा सबको। इस टाइम यश जी थे, आदित्य चोपड़ा साहब थे, पैम जी बहुत में फुल फ्लैज म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहती थी, सबको अच्छा लगा। लेकिन वो बोला कि ये मेरी सिचुएशन में डालूंगा कहाँ, सबको थोड़े थोड़े टुकड़े हैं गाने, पूरा गाना डालूंगा कहाँ, इस वजह से। नहीं तो वो गाना आ जाता तो प्रीथा आज शायद हम लोग डेट लेने के लिए आते। बहुत बहुत मैं तो आज भी डेट लेने ये जो मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरे पिलर्स हैं। मैंने गाना सीखा मेरे गुरु दीदी से, श्रेतिकना से। मैंने सुना जिनके गाने सुन के बड़ी हुई हूँ, उसमें मेरी दीदी है जसविंदर दीदी, और जिनके लिए मैंने स्टेज परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन होना चाहिए स्टेज पे, अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी कुछ सीखा मैंने उससे, तो अनु जी से मैंने सीखा है। मैं उनको दादा कहती हूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे पिता समान हैं। और बॉम्बे में फर्स्ट गाना मैंने वास्तव के लिए गाया था। वास्तव फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो जतिन हरी जी हैं। तो मेरा हाथ पकड़ के अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने इंट्रोड्यूस करा तो जतिन हरी जी के जतिन। और इन सबके सामने अनु जी ने बहुत बहुत कह दिया। मुश्किल है जीना बेदर्दों की दुनिया में, मुश्किल है जीना बेदर्दों की दुनिया में, मुश्किल है जीना। दर्द उठे तो चुप रहना, अपने ही आंसू पीना, वाह वाह। बेदर्दों की दुनिया में, मुश्किल है जीना। ये बात है। सबको नमस्कार। मेरे दो बड़े भाई बैठे हैं, अनु जी जो मेरे राखी भाई हैं, और मैं जब नई जब आई थी और पहले मेरे गाने आए, और भैया ने मुझे अंताक्षरी में बुलवाया स्पेशली कह के कि इस आवाज़ को बुलवाओ, इनको बुलवाओ, ये कौन है। तो ऐसे करके हमारी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। और जतिन भैया का तो गाना आप लोगों को पता ही है कि जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। जतिन और ललित ने वो मुझे गाना दिया, प्यार तो होना ही था, जो आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बड़े भाइयों की कि इन्होंने हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा है, मुझे मेरी पीठ थपथपाई है, प्यार दिया है। उसी तरह मेरे छोटे हैं, तो उनमें से प्रथा एक है, राजेश। इनको मैं तब से जानती हूँ जब अनु जी के साथ मैंने इनको देखा स्टेज पे, और अनु भैया के लिए ये लोग काम करते थे, गाते थे साथ में, परफॉर्म करते थे हमारे साथ। परफॉर्म करते थे। तो प्रथा तो तभी से मैंने बोला था, प्रथा यू आर वेरी प्रॉमिसिंग, और बहुत अच्छा और बहुत अच्छे स्वभाव की बच्ची है। और बस यही है कि जैसे भैया कह रहे थे कि बहुत कम लोग होते हैं जो भाग्य और टैलेंट लेकर आए हों, तो उसमें ठीक है, उसका अपना भाग्य है, उसकी अपनी नीति है, जो प्रारब्ध में वो लेकर आई है वो उसे मिलना ही है।
तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं मिलना है वो हम दे नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और प्रीता और राजेश और दीदी जो हैं, ये प्रैक्टिकली परिवार हैं मेरे लिए, तो इनको तो मैं कभी ना कर ही नहीं सकता। जिस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉल आया था, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, सीरियल की भी शूटिंग चल रही थी, और तबीयत कुछ नासाज सी थी मेरी। तो शूटिंग के 4 दिन पहले मैंने राजेश को फ़ोन करके बोला कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कैमरे में अच्छा नहीं लगूंगा। तो राजेश ऑब्वियसली और फिर काफ़ी मतलब बस खाली चाकू लेके काटना पड़ता था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाता हूँ। जहाँ तक संगीत का सवाल है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन मैं जब बॉम्बे आया था बहुत साल पहले, 94-95 की बात कर रहा हूँ, मैं दरअसल एक तो नौकरी कर रहा था, नौकरी के सिलसिले में आया था, और मैं प्लेबैक करना चाहता था, और शायद ऐसी कोई कंपनी होगी जहाँ पे मैं नहीं गया। और आज देखिए इतने साल बाद, 30 साल बाद, क्या इत्तेफाक है, आज मैंने उस शख्स के साथ ये मंच शेयर किया, जतिन जी की बात कर रहा हूँ, जिनके ऑफिस में पहुंचने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद थी, और आप 90 का दशक याद करके देखिए कि वो उस वक्त क्या थे। तो जब उनकी जोड़ी टूटी तो फिर मेरा भी थोड़ा दिल टूट गया, क्योंकि बेसिकली मैं जो था, मैं ज़रा पंचम घराने से हूँ, मैं ज़रा आर.डी. बर्मन के घराने से हूँ। तो और जतिन ललित वॉज द लास्ट ग्रुप जिन्होंने उनके उस मेलोडी को कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद से कोई आया नहीं। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, एक्टिंग की गाड़ी चल रही है, एक्टिंग ही करते रहते। उसके बाद से मैंने प्रोफेशनली कभी गाने का सोचा भी नहीं, गाया भी नहीं। अब कभी कभी दो लगा के गा लेता हूँ दोस्तों के साथ, वो बात अलग है। इसमें काम करके बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज बहुत जल्दी हमने काम ख़त्म किया। 1-2 डेट्स के इशू थे, मैं एक शूट से आया था, आधा दिन दिया हुआ था, उसी आधे दिन में ख़त्म करके काम करना था। तो और वहाँ पे ये मेरी ब्यूटीफुल को एक्ट्रेस मिली मुझे, सुनन्ना। तो जितना अच्छा काम इन्होंने पर्दे पे किया है, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उतना ही अच्छा ये लिखती हैं, लेखन का भी बहुत बढ़िया हाथ है इनका। तो इनके साथ काम करके मज़ा लगा। जो डायरेक्टर साहब हैं, ये भी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, और अफसोस कि उसके बाद से हम अभी तक तो काम नहीं कर पाते, पता नहीं कहीं और कर रहे होंगे, हमें तो बुलाया है। सीनियर एक्टिंग में तो सीनियर हैं ही, और मित्र, और इनके साथ हमने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल्स वगैरह किए हैं। अदरवाइज ज़ाती तौर पे मुलाकात होती नहीं, क्योंकि ये भी मसरूफ़ रहते हैं, हम भी अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। बहरहाल रहा सवाल प्रोजेक्ट का, तो इसमें काम करके बहुत अच्छा लगा, और दिली मुबारकबाद दीदी को कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये आगाज़ है, अंजाम तो बहुत दूर है। और प्रथा की जो कंपनी इन्होंने बनाई है, ओम NBM, बेसिकली ये मार्क माय वर्ड्स, आप देखिए कैसे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करती है, और कितनी खूबसूरत प्रोजेक्ट्स इस बैनर पे बनेंगे। जस्ट मार्क माय वर्ड्स। पहली बात तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे, और इतने अच्छे उन्होंने विशेष हमारे सबके लिए दिया है, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। तो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि वो आए यहाँ पे। और हाँ, कि मैं हमेशा ये मैं मतलब बिलीव करती हूँ कि अच्छा काम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सराहा जाता है, और उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी प्रयास की ज़रूरत है। वो ये हमारी प्रयास है, और जैसे कि सब लोगों ने कहा, आपके बिना हम मतलब बाकी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे हैं, और आप लोगों को भी ये अगर अच्छा लग रहा है, तो आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है। ये है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, NBM प्रोडक्शन का नाम इसके लिए है, हमारे जो भी सिबलिंग्स हैं, हम लोग हमारे जो पिता माता जी जो हैं, पेरेंट्स, वो म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइंड थे, और बहुत पसंद करते थे कि
आप भी कुछ सीखो, आप भी आगे चल के कुछ म्यूज़िक में कुछ करो, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी जो लेगेसी है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास है। और आप लोग जानते होंगे, इन लोगों ने भी काफ़ी कहा है इस बारे में कि जर्नी बहुत उबड़ खबड़ रास्ते पे होकर जाते हैं। सब जो भी नए न्यू कमर्स आते हैं सबके साथ होता है, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन इतने सालों का जो तजुर्बा हम लोगों ने इकट्ठा करते हैं, अगर वो चीज़ दूसरे लोगों के लिए हेल्प नहीं होता है तो ये तजुर्बे का कोई मकसद नहीं, मतलब नहीं है। मैंने जो सीखा है, मुझे जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आई है, आज इतने सालों के बाद मैं कह सकती हूँ ना, ये इस तरीके से चलते शायद ये ठीक होता। तो मैं चाहती हूँ कि आगे की जो भी ऐसे कोई टैलेंट है, जिनके पास बहुत टैलेंट है लेकिन लाइमलाइट पे आ नहीं पा रहे हैं, अच्छा काम उस तरीके से दे नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी। मैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आएँ, हमारे साथ रहें, और मेरे से जितना हो पाएगा, अपने प्रोडक्शन हाउस के तरफ से जितना हो पाएगा मैं करूँगी। और ये एक चीज़ मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि आप भूखा हैं तो आपको जो भी खाना दिया जाएगा ना, आप वही खाएंगे। अगर आपको अच्छा खाना दिया जाएगा तो आप अच्छा, बहुत अच्छे से खाओगे, आप वो हेल्दी होगा। अगर गंदा, मतलब समोसा और स्ट्रीट फूड कुछ भी दे देंगे, वो भी आपको काम आएगा लेकिन वो हेल्दी नहीं होगा। मेरा काम ये है कि हेल्दी फूड, जो हंग्री है वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक जाए चीज़, और अच्छी म्यूज़िक सबके कान में, अच्छी चीज़ें जाए, अच्छी तरीके से जाए और अच्छी चीज़ को सराहा जाए।